हेलो गाइस, वेलकम टू मजेस्टिक इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताता हूँ। गाइस, इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। मैं वह किताब ढूंढ रहा हूँ जो मेरे पिता ने मुझे उपहार में दी थी। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इस बारे में हमारी मदद कर सकता है। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जिन्होंने हर मोड़ पर हमारी मदद की थी। वह नोटबुक कहाँ है जिसमें मैंने अपने नोट्स बनाए थे। पुलिस एक कार ढूंढ रही है जिसका लाइसेंस नंबर गलत था। रमन एक ईमानदार व्यक्ति था जिसको हर कोई पसंद करता था। इन सभी सेंटेंसेस में आपने कुछ अंडरलाइंड वर्ड्स देखे, जो, जिसने, जिन्होंने, जिसका, जिसमें, जिसको आदि। आज की वीडियो में हम इन्हीं शब्दों की बात करेंगे कि जो, जिसने, जिसे, जिसका, जिसमें, जिन्होंने, जिनका आदि शब्दों की इंग्लिश क्या होती है। इन शब्दों को इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शब्द किसी नाउन यानी संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं वह किताब ढूंढ रहा हूं जो मेरे पिता ने मुझे उपहार में दी थी। तो इसमें जो मैंने जो यूज किया है वो किताब की जगह इस्तेमाल किया है। मैं वह किताब ढूंढ रहा हूं, जो यानी वह किताब जो मेरे पिता ने मुझे उपहार में दी थी। इस वाक्य में जो किताब की जगह इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं और इनकी इंग्लिश के लिए सिर्फ 5 शब्द होते हैं: हु, हुम, हुज, विच और दैट। तो आइए सबसे पहले हु और इसके 2 और वेरिएंट्स हुम और हुज को समझते हैं। जो, जिस, जिसने, जिसका, जिन, जिन्होंने, जिनका आदि का इस्तेमाल किसी मनुष्य के लिए होता है तो हु या हुम या हुज का इस्तेमाल करते हैं। हु का प्रयोग सिर्फ तब किया जाता है जब जो, जिसने, जिन्होंने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जिन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। तो जिन्होंने, ये जो सेंटेंस है, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, इसमें जिन्होंने सब्जेक्ट है और ये एक मनुष्य यानी पिताजी के दोस्त के लिए प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। माई फादर हैड अ फ्रेंड हु हेल्प्ड अस अ लॉट। मैं उस लड़के को नहीं जानता हूं जो कल हमारे घर आया था। आई डोंट नो द बॉय हु केम टू आवर हाउस यस्टरडे। जो कल हमारे घर आया था, आने का काम जो ने किया था, जो कि वो लड़का है, तो इसकी जगह हमने हु का प्रयोग किया। जब हु का प्रयोग सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट के रूप में या प्रीपोजिशन के रूप में होता है, जैसे जिसको, जिनको, तो हम हु की जगह हुम का इस्तेमाल करते हैं। रमन एक ईमानदार व्यक्ति था जिसको हर कोई पसंद करता था। रमन वॉज एन ऑनेस्ट मैन whom everyone liked। एक्चुअली सेंटेंस है everyone liked रमन। तो हमने जिसको की जगह whom का यूज किया क्योंकि रमन यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जगह है। यह वही लड़का है जिस पर टीचर नाराज है। ही इज द सेम बॉय एट whom द टीचर इज एंग्री। जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिसकी, जिनके की अंग्रेजी हुज होती है। ये हु का पॉजेसिव केस है। जैसा ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, दे का देयर होता है, ऐसे ही हु का हुज होता है। रोहन के चाचा कल मुझसे मिले जिनका घर अमेरिका में है। रोहन अंकल हुज होम इज इन द यूएसए यस्टरडे मेट मी। तो गाइज, यहां तक आपने जाना हु, हुम और हुज का प्रयोग। अब हम जानते हैं विच का प्रयोग। विच हु का ही काउंटर पार्ट है। ये सब जगह यूज होगा, जो, जिसने। बस अंतर इतना है, हु ह्यूमन के लिए यूज होता है, मनुष्य के लिए, और विच का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन के तौर नॉन ह्यूमन के लिए होता है, जैसे कोई भी वस्तु, कार, पुस्तक आदि, कोई पशु। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं वह किताब ढूंढ रहा हूं जो मेरे पिता ने मुझे उपहार में दी थी। आई एम लुकिंग फॉर द बुक विच माई फादर गिफ्टेड मी। वह नोटबुक कहाँ है जिसमें मैंने अपने नोट्स बनाए थे। वेयर इज द नोटबुक इन विच आई प्रिपेयर्ड माई नोट्स। मैंने वही घर खरीदा जिसको मेरे पिताजी ने बेच दिया था। आई बॉट द सेम हाउस विच माई फादर सोल्ड।
उसने मुझे एक अजीब सी कहानी सुनाई जिसका मुख्य पात्र एक हीरो नहीं बल्कि एक विलन था। ही टोल्ड मी अ स्ट्रेंज स्टोरी द प्रोटागोनिस्ट ऑफ विच वाज अ विलन नॉट अ हीरो। तो गाइज आपने देखा हमने सब जगह विच का यूज़ किया है, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह हो, ऑब्जेक्ट की जगह हो, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। विच की कोई फॉर्म नहीं होती है और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव हर रूप में विच ही इस्तेमाल होता है। अब रही बात दैट की, तो दैट यूं तो हु और भी दोनों में से किसी की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो चाहे आप हु की जगह इस्तेमाल कर ले और चाहे विच की जगह। लेकिन ज़्यादातर हम दैट का प्रयोग कुछ खास जगहों पर करते हैं, जैसे कि एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ऑल, मच, मोस्ट, फ्यू, एनी और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ भी जो तुम चाहते हो तुम्हें दे दिया जाएगा। एनीथिंग दैट यू वॉन्ट विल बी गिवन टू यू। कर लो जो सब तुम्हारे बस में है। डू ऑल दैट यू कैन डू। राजा ने विद्वान को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जो उसे आज तक मिला था। द किंग पेड द स्कॉलर द हाइएस्ट रेस्पेक्ट दैट ही हैड एवर रिसीव्ड। पर ध्यान रहे दैट में और हु और विच में एक अंतर है। दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग होता है तो उससे पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। प्रीपोजिशन अगर है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही छोड़ना पड़ता है। एक उदाहरण लीजिए, मुझे लगता है उसकी मासूमियत एक ढोंग है जिससे हर कोई परिचित है। अब देखिए अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं, आई थिंक हिज इनोसेंस इज ए लाई दैट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ, तो ये सही है। हम विच से भी ऐसे बना सकते हैं, आई थिंक हिज इनोसेंस इज ए लाई विच एवरीबडी इज अवेयर ऑफ, ये ठीक है। पर हम विच से इस तरह भी बना सकते हैं कि ऑफ विच के साथ आ जाए, आई थिंक हिज इनोसेंस इज ए लाई ऑफ विच एवरीबडी इज अवेयर। लेकिन दैट के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक हिज इनोसेंस इज ए लाई ऑफ दैट एवरीबडी इज अवेयर, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइज रिलेटिव प्रोनाउन आपने समझे, हु, हुम, हुज, विच और दैट। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे व्हाट जो कि फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है, और वेयर, व्हेन, व्हाई आदि भी। वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपनी कोई समस्या, जैसे आपको कोई ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप इंग्लिश में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।